विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा 1857 की क्रांति भाग 2 के अंतर्गत। इससे पहले मैंने आपसे भाग प्रथम के अंतर्गत इस क्रांति की पृष्ठभूमि और इस क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारण के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि विद्यार्थियों, राजनीतिक कारण इस क्रांति के उद्भव के लिए, इस क्रांति के प्रारंभ होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्तरदायी कारकों में से एक थे। इन्हीं कारकों के चलते हुए भारत की देसी रियासतों के शासकों को और जमींदारों को अपना राजनीतिक वजूद और भविष्य खतरे में लगा और जो असंतोष पैदा हुआ वह एक प्रकार से 1857 की क्रांति के लिए वातावरण बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करते हुए उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि जब भारतीयों में अंग्रेजों की अजेयता का भ्रम टूटा, अर्थात भारतीयों में एक प्रकार की धारणा बन गई थी कि अंग्रेज अजेय है और अंग्रेजों को हराना आसान काम नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजों ने अफ़गानों से शिकस्त खाई और अफ़गानों से वे परास्त हुए तो भारतीयों के मन में ये बात घर कर गई कि जब अंग्रेज और अफ़गानों के संघर्ष में अफ़गान अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद की सलामती के लिए अंग्रेज़ों को चुनौती दे सकते हैं और उनको हरा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम भारतीय भी अपनी आज़ादी के लिए लड़े। और इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों, उस दौर में एक बात यह भी प्रचारित हुई कि क्रीमिया युद्ध में हुई अपनी हार का बदला लेने के लिए रूस भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है। तो इससे भारतीय क्रांतिकारियों के मन में उत्साह की लहर पैदा हुई और उनको ये लगा कि जब ब्रिटेन रूस के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ रहेगा तब उस वक्त हम अपनी आज़ादी की कोशिश कर सकते हैं और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति के लिए काफ़ी जिम्मेदार बने। कारणों की श्रृंखला के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे बात करूँगा प्रशासनिक कारणों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, अर्थात वे प्रशासनिक कारण जिनके चलते हुए 1857 की क्रांति हुई। विद्यार्थियों, प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ हमेशा से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता था और न केवल सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में बल्कि नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी भारतीयों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीयों को काफ़ी हेय दृष्टि से देखता था और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। यद्यपि 1833 के ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर सरकारी नौकरी और नियोजन में भारतीयों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों, ये नीति केवल सिद्धांतों तक ही सीमित रही, इसको व्यवहार में लागू नहीं किया गया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्रशासन के क्षेत्र में भेदभाव का नमूना ये था कि कोई भी भारतीय, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों न हो, नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में वो डिप्टी कलेक्टर से के पद तक, जिसके भी बहुत गिने चुने उदाहरण मिलते हैं, और सामान्य तौर पर वो तहसीलदार के पद से ऊपर नहीं पहुंच सकता। जहां सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में वह सूबेदार के पद से ऊपर नहीं पहुंच सकता था, वैसे नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी उसके साथ इसी प्रकार की स्थिति थी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी भेदभाव किया जाता था। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी काफ़ी भेदभाव था। भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमों को सुनने के लिए अधिकृत नहीं थे। अंग्रेज चाहे कितना ही बड़ा अपराध करे, लेकिन भारतीय जज उनके मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे, न उनको दंडित कर सकते थे। और इसी प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के नाम पर कई जमींदारों की जमीनों के कागजात की जांच की गई और एक इनाम कमीशन गठित किया गया। तो उस इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई, जो जागीरों और जमींदारों के लिए असंतोष का कारण बना। और इसी प्रकार हम बात करते लॉर्ड बेंटिक के बारे में, तो लॉर्ड बेंटिक ने तो माफ़ी की ज़मीनों को भी नहीं बख्शा। तो इससे जमींदारों को खुद के वजूद के ऊपर खतरा महसूस हुआ और साथ ही साथ भू राजस्व निर्धारण की जो प्रणालियाँ थी, रैयतवाड़ी प्रणाली को, मालवाड़ी को या स्थायी बंदोबस्त को, तो इन सभी के कारण एक प्रकार से किसानों के शोषण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो गई और हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ एक नए ब्रिटिश अधिकारी तंत्र का आगमन हुआ
विद्यार्थियों या ब्रिटिश अधिकारी तंत्र ऐसा था जो अपने आप को किसी भी राजा से कम नहीं समझता था और अपने आप को भारतीय जनता का मालिक ही समझता था। तो ये इस प्रकार के लोग थे इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग, जिनको इंग्लैंड से ये सिखा कर भेजा जाता था कि आपको जिन लोगों पर हुकूमत करनी है उनका वजूद आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो वे भारतीयों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखते थे, तो इससे भारतीयों का क्रोधित होना स्वाभाविक था। तो प्रशासनिक क्षेत्र में ये भेदभाव, ये अंतर और इस प्रकार की विसंगतियाँ जनमानस के क्रोध को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कारण बनी और अंततोगत्वा 1857 की क्रांति के लिए, 1857 के विप्लव के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में वातावरण तैयार करने में प्रशासनिक कारण काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। विद्यार्थियों, इसके अलावा हम इस क्रांति के अन्य उत्तरदायी कारकों के बारे में बात करें तो सामाजिक कारणों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यदि हम सामाजिक कारणों का विवेचन करें तो हम ये पाएंगे कि सामाजिक कारण भी जनमानस में क्रांति को प्रचारित करने में, जनमानस के दिलो दिमाग को उद्वेलित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो गई। सामाजिक कारणों के अंतर्गत विद्यार्थियों वह प्रक्रिया शामिल थी जिसके द्वारा भारतीय जनमानस को यह लगा कि अंग्रेज उनकी प्राचीन सामाजिक संस्थाओं को ख़त्म कर रहे। उनको ये लगा कि अंग्रेज उनके नैतिक मूल्यों और परंपराओं को ख़त्म करना चाहते हैं। अंग्रेज उनके अभिवादन के तरीके, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनके सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति केंद्रित विचारधारा का, इंडिविजुअलिज्म की जो विचारधारा प्रतिपादित की, वह विचारधारा भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए काफ़ी घातक साबित हुई और इससे जनमानस में असंतोष फैला। और इसके अलावा अंग्रेजों ने जो कुछ सुधार किए, जैसे रेलवे था, तार था, डाक व्यवस्था था, लेकिन उन सबको भी अशिक्षित भारतीय जनमानस ने अपनी सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत एक हस्तक्षेप माना। उनको ये लगा कि अंग्रेज रेस्टोरेंट्स के माध्यम से, होटल के माध्यम से, डाक तार व्यवस्था के माध्यम से, रेलों के माध्यम से उनके सामाजिक ताने बाने को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनको ये लगा कि अभी सभी वर्णों के लोग एक साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनकी वर्ण व्यवस्था का मूल स्वरूप विकृत हो जाएगा। तो ये बातें भी असंतोष को भड़काने के लिए काफ़ी साबित हुई। और इसके अलावा खुद सामाजिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ फिर भेदभाव किया। और हम यहाँ तक देखते हैं कि अंग्रेज भारतीयों से मिलना भी पसंद नहीं करते थे और इवन रेलवे के अंदर प्रथम श्रेणी के डिब्बों में भारतीयों को अंग्रेजों के साथ सवारी करने से मना कर दिया गया था। अंग्रेजी क्लब और रेस्टोरेंट पर यह लिखा गया था कि यहाँ पर भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। और एक आगरा के मजिस्ट्रेट ने तो बाकायदा एक आदेश निकाला जिसके तहत ये कहा कि कोई भी भारतीय, चाहे वो घोड़े पर चल रहा हो चाहे बग्गी में चल रहा हो, तो उसकी जिम्मेदारी ये कि यदि यह घोड़े पर चलते हुए किसी अंग्रेज को देख ले तो वो उसे तो उठे और उठकर सड़क पर नीचे आकर उसका अभिवादन करे सर झुकाकर, और तब तक खड़ा रहे जब तक कि वो अंग्रेज यहाँ से नहीं चला जाए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत उन लोगों के साथ जो भेदभाव किया, विभेद किया, तो इसके कारण यदि कोई भारतीय क्रांति के बारे में न सोचे, यदि कोई भारतीय इस अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की न सोचे, तो उससे निम्नतर किसी को माना नहीं जाएगा। तो भारतीयों को ये लगा कि अंग्रेजों के सामाजिक सुधार उनकी व्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप है। अंग्रेजों ने जो सुधार सामाजिक सुधार के हिसाब से किए, सामाजिक और धार्मिक सुधार, जैसे सती प्रथा पर रोक, अंग्रेजों को लगा कि यह अमानवीय है, यह मानवता के प्रतिकूल है, तो उन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई। तो भारतीयों को क्या लगा कि अंग्रेज उनके धार्मिक, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। और वाकई हालांकि बहुत सारे सुधार ऐसे थे जो कि वाकई सुधार के नाम पे सुधार के लिए थे, जैसे बहुविवाह प्रथा पर रोक, जैसे बाल विवाह प्रथा पर रोक, ये सारे नैतिक दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से उचित थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीयों को ये लगा कि ये उनकी सामाजिक मान्यताओं में और उनकी धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप है। और अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियों ने भारतीयों को संदेह करने का मौका दे दिया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर जब हम धार्मिक कारणों का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1813 के सामाजिक कारणों के बाद जब हम धार्मिक कारणों का विश्लेषण करते हैं
तो ये हम देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी और मेगल्स ने ब्रिटिश संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि ये काफ़ी स्वर्णिम अवसर है और हर ब्रिटेनवासी का, ब्रिटिश सरकार का और हर ईसाई का ये नैतिक और पुनीत कर्तव्य है कि वो भारत के अंदर जाए और वहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करे और बाकायदा बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की नीति अपनाई गई। सैनिक छावनियों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट पादरी और मिशनरी कर्नल नियुक्त किए जाते थे, जिनका काम केवल ये था कि अपने सैनिकों का, अपने छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको ईसाइयत की तरफ झुकने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए उनको प्रलोभन भी दिए जाते थे और इवन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में तो एक नियम बना दिया गया कि यदि कोई भारतीय धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था, उससे अपनी मूल संपत्ति में से हक मिलेगा। तो भारतीयों को और विशेष रूप से जो समाज के निम्न वर्ग से संबंध रखते थे उनको नौकरी का, अच्छे पदों का और सम्मान का लालच दिया गया और उनको धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया गया। तो भारतीयों को ये लगा कि कंपनी अब उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है, कंपनी उनके मूल धार्मिक और सामाजिक स्वरूप को नष्ट करना चाहती है। तो उन्होंने ये तय किया कि यदि अब कंपनी औरंगजेब की भूमिका में है तो हमें शिवाजी बनना पड़ेगा। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों की मिश्रित प्रतिक्रिया एक प्रकार से 1857 की क्रांति के लिए एक माहौल बनाने में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण साबित हुई और धर्म एक ऐसा मुद्दा था जिसके नाम पर लोग एक हुए। और मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जिस मंगल पांडे ने की, उस मंगल पांडे का संबंध भी धार्मिक कारकों से लेकर था। चर्बी वाले कारतूस ऐसा मुद्दा थे जिनका प्रयोग करना मंगल पांडे ने उचित नहीं समझा और मंगल पांडे को लगा कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी है और ऐसा करने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थी धार्मिक कारण और सामाजिक कारण एक ऐसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर कर सामने आए जो इस क्रांति के लिए वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण तत्व बने। विद्यार्थियों, आगे की बात मैं इस कक्षा के पाठ 3 के अंतर्गत करूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको विस्तार से हर चीज़ को समझाऊँ। हम थोड़ा थोड़ा समझें लेकिन काफ़ी गहराई से समझें और किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह मैं फिर रिपीट करता हूँ 8992848295 व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। जय भारत, जय हिंद।